हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 44। आप बहुत मजबूत और समझदार बेटी हैं नामिका, और अब इस समझदार बेटी की जिम्मेदारी हम किसी और के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। बेटियों को तो एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, और आप किसी अनजान घर में थोड़ी जा रही हैं, बल्कि अपने ही घर में जा रही हैं। अमर ने बड़े प्यार से कहा। अमर को अपनी बेटी मिल चुकी थी और अनामिका को उसके पापा। अमर और राकेश ने मिलकर शादी की तारीख निकलवाई, जो कि 4 दिन बाद थी। शादी में बहुत कम वक्त था, इसलिए अमर ने राकेश से कहा कि सभी बंदोबस्त वह करवा देंगे। अमर ने अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता भिजवा दिया। सौंदर्या बुआ तो उसी शाम आ गई। वह अनामिका के लिए बहुत खुश थी। बाकी घर वाले भी आ चुके थे और घर के सभी लोग अनामिका की मान मनुहार कर रहे थे। दूसरी तरफ आदित्य के घर में भी तैयारियां चल रही थीं। जीजू और तनु, जो कि आदित्य के साथ घर वालों से मिलने आए थे, उन्हें भी राधा ने आदित्य की शादी के लिए वहीं रोक लिया। राधा चाहती थी आदित्य और अनामिका की शादी के सभी शगुन एक ही घर में साथ साथ हों, लेकिन अमर ने मना कर दिया क्योंकि उनके रस्मों रिवाज अलग थे। यहाँ तक कि शादी से पहले आदित्य और अनामिका को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। आदित्य ने अमर की बात मान ली। सबने देखा आदित्य ने इतनी आसानी से ये बात मान ली, जबकि अनामिका को देखे बिना तो उसे चैन ही नहीं आता था। पर यह कोई नहीं जानता था कि वक्त के साथ आदित्य में भी समझदारी आ चुकी थी। लेकिन जीजू इस बात को महसूस कर रहे थे। हल्दी वाले दिन सुबह सुबह आदित्य हल्दी में पहनने वाले कपड़ों को लेकर कंफ्यूज था। जीजू और आकाश उसके कमरे में आए और बिस्तर पर बैठते हुए कहा, अरे कुछ भी पहन लीजिए वकील साहब, क्या फर्क पड़ता है। जीजू, ये व्हाइट वाला अच्छा है या ग्रे ग्रीन वाला? ग्रीन वाला अच्छा है साले साहब, जल्दी से पहनो और नीचे चलो, आपकी हल्दी का फंक्शन है। हाँ, 2 मिनट में आया, कहकर आदित्य बाथरूम को चला गया। जैसे ही बाहर आया, जीजू और आकाश ने एक साथ कहा, जच रहे हो। तीनों नीचे चले आए। बाहर लॉन में हल्दी का फंक्शन था। सभी मेहमान वहां मौजूद थे। आदित्य का सबके बीच बैठा। सबने बारी बारी आदित्य को हल्दी लगाना शुरू किया। आकाश और जीजू अनामिका का नाम लेकर उसे बार बार छेड़ रहे थे और वह मुस्कुराकर रह जाता, जबकि असल में वह उस जगह अनामिका की कमी महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ अपने परिवार वालों के बीच बैठी अनामिका को भी हल्दी लग रही थी। उसने राजपूती पोशाक पहन रखी थी और घर की सभी औरतें मंगल गीत गाते हुए उसे हल्दी लगा रही थीं। दूर खड़े अमर की ये सब देखकर आंखें नम हो गईं। अनामिका ने जब उन्हें दूर खड़े देखा तो अपने पास आने का इशारा किया। अमर ने आंखों के किनारे साफ किए और अनामिका के पास चले आए। अनामिका ने कहा, आप हमें हल्दी नहीं लगाएंगे? अमर ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों में हल्दी उठाई और अनामिका के गालों पर लगाते हुए कहा, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें। अनामिका मुस्कुरा दी। अमर बाकी इंतजाम देखने के लिए वहां से चले गए। शाम को जीजू, अवनी, तनु, आकाश और नीता बाजार चले गए। उन्होंने अपने लिए शादी के कपड़े, गहने और सामान खरीदा और देर रात लौट आए। आदित्य अपने कमरे में सो रहा था। सब नीचे हंसी मजाक कर रहे थे और आदित्य नहीं था। और जीजू ने कहा, अरे जिसकी शादी है वो कहाँ है? भैया ऊपर सो रहे होंगे अपने कमरे में, अवनी ने कहा। तो जीजू उठे और आदित्य को लाने चले गए। अरे ऐसे कैसे सो सकता है वो? हम लोग यहाँ उसके लिए जाग रहे हैं और वो आराम से सो रहा है। ऊपर कमरे में आकर देखा आदित्य सोया हुआ था। जीजू ने उसे उठाने की कोशिश की तो आदित्य ने मुंह पर तकिया रखकर नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, सोने दो ना जीजू, सुबह से ये सब रस्में करते करते थक गया हूँ। तुम्हें ही शादी का लड्डू खाना था। आदित्य ने साइड में पड़ा तकिया जीजू को फेंक कर मारा और कहा, अरे जाइए ना आप। जीजू ने आदित्य को उठाकर कंधे पर डाला और कमरे से बाहर निकल आए। आदित्य ने उतारने को कहा, लेकिन जीजू कहाँ उसके सुनने वाले थे। लाकर उसे नीचे सबके बीच सोफे पर पटका। आदित्य की नींद उड़ चुकी थी। वह उठकर बैठ गया। उसने जीजू को खा जाने वाली नजरों से देखा और राधा से कहा, क्या है माँ, तेरी शादी है नालायक, और क्या है? अभी से पतियों वाली हरकतें करने लगा है तू। आकाश ने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा, शादी है तो मैं ये सब टॉर्चर करना जरूरी है क्या? टॉर्चर थोड़ा है बेटा, ये सब तो शादी की रस्में हैं, सबको निभानी पड़ती है, राधा ने प्यार से समझाया। भाभी, एक कप कॉफी मिलेगी? हाँ बिल्कुल, अभी लाती हूँ, कहकर नीता किचन की ओर चली गई।
जीजू आकर आदित्य के बगल में बैठे और फुसफुसाते हुए आदित्य से कहा, साले साहब कहाँ ये कॉफी के चक्कर में रात बर्बाद कर रहे हो? हमारे साथ चलो, पीछे लॉन में फुल इंतजाम है। सच में? हाँ, मैंने अपने हाथों से किया है, जीजू ने उसी अंदाज में कहा। तो आदित्य ने एकदम से जोर से सबके सामने कहा, तनु दी, ये जीजू किसी इंतजाम की बात कर रहे हैं पीछे लॉन में। कैसा इंतजाम सोमित? तनु ने जीजू से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही, मैं तो कल के मेहंदी के फंक्शन की बात कर रहा था। मौसा जी ने कहा था अंदर हॉल के बजाय बाहर खुले में रखते हैं फंक्शन। अच्छा वो, लेकिन उसमें आप मर्दों का क्या काम? वो तो औरतों का काम है, उसका इंतजाम तो हम लोग कर लेंगी, राधा ने कहा। तो आदित्य जीजू की ओर देखकर कहा, हो सकता है जीजू को भी मेहंदी लगवानी हो। जीजू उसके करीब आए और फुसफुसाते हुए कहा, अनामिका मिल गई तो जीजू के एहसानों को भूल गया। मुझे मरवाने पर तुला है सबके सामने, कुछ भी बोल रहा है। देख लूंगा तुझे। जरूरत नहीं है मुझे, देखने वाली तो आ रही है। अब आप दिल्ली का रास्ता देखो। आदित्य उठा और सामने से आती नीता के हाथ से कॉफी लेकर उनसे कहा, थैंक यू भाभी। चीकू कहाँ है? वो और काव्या सो चुके हैं, दिन भर मस्ती कर रहे थे दोनों, कुछ देर पहले ही उन्हें सुलाकर आई हूँ। आपको और कुछ चाहिए? नहीं भाभी, थैंक यू, कहकर आदित्य बालकनी की ओर आया और जेब से फोन निकालकर अनामिका को फोन लगाया। रात के 10 बज रहे थे। अनामिका सबके साथ अपने कमरे में बैठी थी। जैसे आदित्य का फोन आया, उसने सबको देखकर फोन काट दिया। आदित्य को अजीब लगा। उसने एक बार फिर फोन किया। फोन बजा तो सौंदर्या बुआ ने छेड़ते हुए कहा, अरे उठा लो, दामाद जी का ही होगा, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा होगा ना। सौंदर्या की बात सुनकर सभी हंस पड़ी और अनामिका का चेहरा शर्म से लाल। उठकर भी नहीं जा सकती थी। फोन बजता रहा तो उसने उठाकर कान से लगा लिया। फोन क्यों काटा? हाँ के अलावा अनामिका कुछ नहीं बोल पाई। अच्छा कोई है क्या साथ में? आदित्य अनामिका की आवाज से समझ गया। अच्छा तो मैं बाद में करता हूँ। उधर अनामिका ने फोन रखा तो उसकी बहनों में से एक ने कहा, फोन क्यों काटा? बेचारे जीजा जी बात करना चाहते थे। अनामिका मुस्कुराई और कहा, उनके साथ तो हम हमेशा ही रहेंगे, तब कर लेंगे बातें, पर आप लोगों के साथ तो कुछ ही दिन है ना। अनामिका की बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। उधर आदित्य ने कॉफी खत्म की और फिर जीजू आकाश लक्ष्य के साथ पीछे लॉन में चला आया। पीछे दादू पहले से बैग हाथ में लिए बैठे थे। सबने अपने अपने लिए जगह बनाई और बैठ गए। आदित्य को जब जीजू ने ऑफर किया तो उसे 2 बार गलती हुई याद आ गई और उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ करो, हम ऐसे ही ठीक हैं। हम? देखा दादू, अभी से अनामिका की बोली बोलने लगे हैं जनाब। कुछ भी समझो, पर जो है सो है। वैसे भी मैंने अनामिका से वादा किया है, मैं ये सब नहीं पीऊँगा, और आज तो मुझे संभालने के लिए वो भी नहीं है। आदित्य ने दादू के लिए पैक बनाते हुए कहा। तो जीजू ने नजाकत से कहा, अरे उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, संभालने के लिए मैं हूं ना तुम्हारी मेल अनामिका। सभी हंस पड़े। आदित्य ने ढक्कन फेंक कर मारा, लेकिन बाद में खुद भी हंस पड़ा। जीजू ने उसकी ओर एक पैक बढ़ाकर कहा, शादी के नाम से एक पैक तो बनता है यार, और जिसकी शादी हो वो नहीं पिएगा तो महफिल में रौनक नहीं आएगी ना। सिर्फ एक। आदित्य ने गिलास लेकर कहा, हाँ बस एक। आदित्य एक बार ही गटक गया और गिलास टेबल पर रख दिया, पर हल्का हल्का नशा होने लगा था। आदित्य वहीं बैठ गया। सभी कुछ न कुछ अपनी बातें बता रहे थे और आदित्य अनामिका के बारे में सोच रहा था। उसे मुस्कुराता देखकर जीजू ने कहा, क्या बात है साले साहब, एक पैक से चेहरे पर बड़ी रौनक आ गई है आपके में। तो आकाश ने कहा, कहे कि रौनक जीजू, बेचारा अनामिका से नहीं मिल पा रहा। उसके घर वालों ने मना किया और ये मान भी गया। इस बेचारे में इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो वहां जाए और अनामिका से मिलकर आए। जीजू ने आकाश की बात का समर्थन करते हुए कहा। तो दादू बोले, क्यों इसे तंग कर रहे हो? हम कहाँ तंग कर रहे हैं दादू, वो तो ये कह रहे हैं कि आदित्य में दम ही नहीं है। आदित्य उठा, सबको देखा और लड़खड़ाते हुए कहा, आप सबको क्या लगता है मैं डरपोक हूँ? मुझ में हिम्मत नहीं है। यस हाँ बिल्कुल, जीजू, आकाश और लक्ष्य ने एक साथ कहा। चलो फिर कहाँ? जीजू ने पूछा। चलो, कहते हुए आदित्य वहां से आगे बढ़ गया। आकाश ने जीजू से कहा, जीजू लगी 3000 की, ये अब पक्का अनामिका के घर जाएगा। डर नहीं जाएगा? अरे कैसे नालायक हो तुम दोनों, वो नशे में है, कहीं इधर उधर चला गया तो मुसीबत हो जाएगी। बगैर उसे लाने के तुम लोग यहाँ बैठकर शर्त लगा रहे हो, जाकर वापस लाओ उसे। दादू ने जीजू और आकाश को छिड़ते हुए कहा। तो दोनों उठकर आदित्य के पीछे चले गए।
आदित्य को हल्का सा नशा था, बाकी पूरे होश में था वो। उसने रघु से चाबी मंगवाई और बाइक लेकर निकल गया। पीछे पीछे अपनी की स्कूटी से आकाश और जीजू भी चल पड़े। दोनों शर्त को लेकर डिस्कस कर रहे थे। आदित्य की उन्हें परवाह ही नहीं थी, बल्कि 3000 हारने जीतने की पड़ी थी। तीनों अनामिका के घर पिछली साइड पहुंचे। आदित्य को पता था अनामिका का कमरा ऊपर है। वह पाइप के सहारे चढ़ने लगा। जीजू और आकाश अभी भी 3000 के लिए झगड़ रहे थे। आदित्य बालकनी में लटक गया। उसने अनामिका को फोन किया। अनामिका ने फोन उठाया तो आदित्य ने कहा, तुम कोई सवाल नहीं करोगी, चुपचाप उठकर अपने कमरे की बालकनी में आओ। अभी आदित्य ने फोन काट दिया। अनामिका उठी और सबके बीच से निकलकर बालकनी में आई। आदित्य को वहां देखकर हैरान रह गई और उसके पास आकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसे चोरों की तरह क्यों आए हैं? अनामिका की चोर वाली बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। तो अनामिका ने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? किसी ने आपको देख लिया तो याद है ना, अनामिका पहली बार जब मिले थे तब भी मुझे चोर समझ लिया था। हाउ क्यूट ना। आपने फिर से शराब पी है? नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं पी, वो तो जीजू ने पिला दी। मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैंने नहीं तोड़ा, लेकिन जीजू ने कहा एक बार पीने से कुछ नहीं होता, तो मैंने पी ली। आदित्य ने बच्चों की तरह सफाई देते हुए कहा। आदित्य अनामिका को उस वक्त बहुत मासूम लग रहा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, पर अभी आप यहाँ से जाइए प्लीज। आदित्य ने अनामिका को अपनी ओर आने का इशारा किया। अनामिका जैसे ही उसके करीब आई, आदित्य ने उसके गाल पर किस करके कहा, आई लव यू, और सीधा नीचे कूद गया। गनीमत था तो उसे चोट नहीं आई। आदित्य वहां से वापस चला गया। अनामिका अपने गाल को हाथ लगाए खड़ी रही। पीछे से आकर लड़की ने कहा, दीदी यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। अनामिका चौंक गई। उसे लेकर वापस अंदर चली आई। आदित्य की इस हरकत पर उसे हंसी भी आ रही थी और प्यार भी। जीजू शर्त हार गए और आकाश के साथ घर वापस चले आए। सुबह आदित्य सोकर उठा और नीचे आए तो देखा जीजू मुंह लटका कर बैठे हैं। आदित्य ने उनके पास आकर कहा, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा है आपका? थोड़े दिन उससे मिले बिना नहीं रह सकते थे। किससे? आदित्य को जैसे कुछ याद ही नहीं था। तुम्हारी वजह से मैं 3000 की शर्त हार गया। सुबह सुबह क्या बोल रहे हो आप जीजू? आदित्य फोन बजा तो वह उठकर बाहर चला गया। उसी दिन घर में मेहंदी का फंक्शन था। आदित्य के हाथों में अनामिका के नाम की मेहंदी लगी। उसी शाम घर में पार्टी थी जिसमें आदित्य के कॉलेज फ्रेंड और कुछ और लोग भी शामिल थे। आदित्य उन सब में बिजी हो गया। अनामिका के घर पर भी कई रस्में थी। शाम को उसके हाथों में भी मेहंदी लगी। उसकी बहनों ने उसकी मेहंदी में छुपाकर आदित्य का नाम लिख दिया और आखिर में शादी वाला दिन भी आ गया। दूल्हा बना आदित्य अपनी अनामिका को लेने अपने पूरे परिवार के साथ घर से निकला। बारात में सभी शामिल थे। नीता की तरफ से उसके घर वाले और हनी भी आया था। हनी के पापा ने उसके लिए अवनी का हाथ मांगा तो राकेश और राधा की खुशी तो जैसे दुगनी हो गई। सभी नाचते गाते अनामिका के घर पहुंचे। राजपूताना ढंग से उन सबका आलीशान स्वागत हुआ। अमन ने राकेश जी के साथ बाकी घर वालों को फूलों का हार पहनाया। सभी अंदर आए। आदित्य की नजरें तो बस अनामिका को तलाश रही थी और उसकी बेचैनी देखकर जीजू और आकाश उसे छेड़ रहे थे। आदित्य मंडप में था और जैसे अनामिका सामने से अपनी बहनों के साथ आई तो बस आदित्य को जैसे पल के झपकाना ही भूल गया। अनामिका ने वही राजपूती पोशाक पहन रखी थी जो गीता ने उसके लिए रखी थी। अनामिका घूंघट में थी, लेकिन छीनी होने से उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। अनामिका आकर आदित्य के बगल में बैठ गई। शादी की रस्में शुरू होने लगी। आदित्य बीच बीच में अनामिका की ओर देख लेता। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से दोनों की शादी की। शादी के बाद कुछ रस्में हुई जो आदित्य और अनामिका ने पूरे दिल से निभाई। सबने शादी में खूब एंजॉय किया। दी जीजू, आकाश, नीता, अवनी और हनी, बाकी सब मेहमान भी आदित्य अनामिका को साथ देखकर बहुत खुश थे। रात भर सभी का मान सत्कार होता रहा। सुबह सभी विदाई के लिए मौजूद थे। अनामिका ने खुद को सबके सामने संभाल लिया, पर जैसे वह अमर के सामने आई फपक कर रो पड़ी। अमर ने उसे संभाला और कहा, हम आपको बहुत मजबूत हाथों में सौंप रहे हैं, हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। अमर ने अनामिका का हाथ आदित्य के हाथों में सौंप दिया। दोनों ने अमर के पैर छुए। सभी रिश्तेदार उनके साथ चलकर अनामिका को विदा करते हुए दरवाजे तक आए। अनामिका को रोता देखकर जीजू भी रो पड़े तो आकाश ने कहा,
अब आप क्यों रो रहे हैं? अनामिका थोड़ी ना कहीं जा रही है। मेरे साले साहब भी तो मुझसे दूर जा रहे हैं। जीजू ने सुबकते हुए कहा। जीजू की बात सुनकर सब हंसने लगे और बेचारा आदित्य, उसने सर पीट लिया। तभी भीड़ से एक अंकल आए और कहा, अरे रे बेचारे कौन हैं? कब से रो रहे हैं? आकाश मुस्कुराया और जीजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह हमारे दूल्हे राजा की मुंह बोली सहेली है। आकाश की बात सुनकर माहौल एक बार फिर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। आदित्य और अनामिका की शादी हो चुकी थी और वे एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में बन चुके थे, जिसे प्रेम की जीत कहा जाता है, और वो है शादी। सब उनकी शादी से खुश थे। विदाई से पहले बाकी बाराती और रिश्तेदार जा चुके थे, बस घर के कुछ लोग बचे थे। विदाई जैसे भावुक माहौल को भी जीजू और आकाश की बातों ने खुशनुमा बना दिया और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। फूलों से सजी एक गाड़ी आकर घर के दरवाजे पर रुकी। अनामिका और आदित्य उसमें बैठे, उनके साथ पीछे अवनी और जीजू भी बैठ गए। आकाश आगे बैठ गया, बाकी घर वाले दूसरी गाड़ियों में बैठ गए। कुछ देर बाद गाड़ी वहां से चल पड़ी। अनामिका खामोशी से बैठी थी। आदित्य ने देखा सभी बातों में लगे हैं, तो उसने धीरे से अपना हाथ अनामिका के हाथ पर रख दिया। अनामिका ने जब आदित्य की ओर देखा तो आदित्य अनजान बनकर खिड़की से बाहर देखने लगा। अनामिका मुस्कुरा दी, क्योंकि आदित्य अभी भी नहीं बदला था, वह वैसा ही था। गाड़ी सड़क पर दौड़ते जा रही थी। कुछ देर बाद आकाश ने आदित्य से कहा, आदित्य कल शाम मसूरी निकल जाओ तुम दोनों, मैं टिकट्स का इंतजाम करवा देता हूँ। नहीं भाई, क्यों? अच्छी जगह है यार, वहाँ नहीं जाना तो कहीं और। नई नई शादी हुई है, तुम्हें जाना चाहिए, और अनामिका के साथ भी थोड़ा वक्त बिताने को मिल जाएगा। उसके बाद तो दोनों ही अपने अपने कामों में बिजी हो जाओगे। हाँ साले साहब ठीक कह रहे हैं। मेरी मानो तो तुम लोग मनाली चले जाओ, बर्फ ही बर्फ है वहाँ। तो आदित्य बोला, मुझसे ज़्यादा तो आप एक्साइटेड लग रहे हैं जीजू। तो अनामिका हंस पड़ी और बेचारे जीजू झेप गए। उन्होंने अपनी झेप मिटाने के लिए आकाश से कहा, देख रहे हो साले साहब, लड़का पराया हो गया है। जीजू की बात से आदित्य भी हंसने लगा और उन्हें हक करते हुए कहा, अपना कहो चाहे पराया कहो, रहोगे तो आप ही मेरे बेस्ट जीजू। हाँ हाँ मक्खनबाजी नहीं, और ज़्यादा चिपको मत, पहले ही लोग मुझे आपकी सहेली समझने लगे हैं। जीजू ने इस बार आकाश को घूरते हुए कहा, अच्छा तो फिर कहाँ जाओगे, तुम ही बता दो। आकाश ने आदित्य से पूछा। बनारस, आदित्य ने एकदम से कहा। बनारस? आकाश चौंका। साले साहब, अभी तुम दोनों की उम्र इतनी भी नहीं हुई बनारस जाना है। वहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ है जीजू। बच्चों के लिए भोलेनाथ है, जवानों के लिए प्यार है, और आप बुजुर्गों के लिए मंदिर है। आदित्य ने कहा तो अनामिका और आकाश भी हंसने लगे। जीजू ने दोनों को घूरा और आकाश से कहा, मैं नहीं जा रहा घर। साले साहब अब मेरे नहीं रहे, मैं तो सिर्फ अनामिका का हूँ, आप अपना देख लो। कहते हुए आदित्य ने अनामिका को देखा तो बस उसकी आंखों में देखता रहा। आकाश और जीजू दोनों को देख रहे थे। आकाश ने झूठ मूठ का खांसने का नाटक किया तो आदित्य और अनामिका इधर उधर देखने लगे। इन सब बातों के बीच अवनी चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा। गाड़ी घर के अंदर पहुंची। अनामिका और आदित्य के साथ आकाश जीजू अवनी नीचे उतरे और दरवाजे के सामने आए। अनामिका के स्वागत की बड़ी जोरों शोरों से तैयारी की गई थी। घर के दरवाजे पर राधा, नीता, तनु और बाकी औरतों के साथ हाथ में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। अनामिका को घूंघट में देखकर तनु ने कहा, अरे अनामिका, हम लोगों से ये घूंघट क्यों? हमने तो तुम्हें शुरू से ही देखा है। दी, ये हमारे घर की परंपरा है, अनामिका ने धीरे से कहा। लेकिन हमारे आदित्य भैया तो बेचारे कब से देखने को परेशान हो रहे हैं, नीता ने चुटकी लेते हुए कहा। आदित्य हंसने लगा। घूंघट में वह भी अनामिका का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसने नीता से कहा, आपका हो तो अभी उठा देता हूँ। बेशरम लड़के, शर्म नहीं आती? तनु ने कहा तो आदित्य बोला, शर्म कैसी, मेरी बंदी है। बंदी नहीं बीबी, अब अनामिका इस घर की छोटी बहू है, राधा ने आदित्य को तिलक करते हुए कहा। आदित्य को तिलक करने के बाद उन्होंने अनामिका को तिलक किया, दोनों की आरती उतारी और मुंह मीठा कराया। तनु ने हाथ में पकड़ा चावल का कलश नीचे रखा और कहा। अनामिका अपने दाहिने पैर से कलश को छूकर इसमें भरे चावल नीचे गिराओ। अनामिका ने वैसा ही किया तो राधा ने कहा, चलो अब दोनों अंदर आ जाओ। अरे ऐसे कैसे राधा, अभी दरवाजे की आखिरी रस्म तो पूरी नहीं की। पहले दोनों पहेली पूछेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे, और दुल्हन को चलकर नहीं आना।
पीछे खड़ी एक आंटी ने कहा। तो फिर कैसे आना है? जीजू ने पूछा। दूल्हे राजा गोद में उठाकर इन्हें अंदर लाएंगे। अच्छा अच्छा, पर ये सारी अच्छी रस्में दुल्हन के लिए ही क्यों? हम दूल्हे का क्या आसमान से टपके हैं? जीजू ने कहा। जीजू, अगर आपको तनु दीदी गोद में उठाती ना तो फिर वो खुद नहीं उठ पाती। पीछे खड़े आकाश ने कहा तो सभी हंसने लगे। लेकिन जीजू कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी आकाश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हाँ, और उसके बाद मेरा फिजिक्स ऐसा बिगड़ता कोई साइंस डिपार्टमेंट नहीं जोड़ पाता। इस बात पर तो अनामिका भी मुस्कुरा उठी। चलो आदित्य से शुरू करते हैं। आदित्य सुना अपनी अनामिका के लिए कुछ? तनु ने कहा तो आदित्य ने अपना गला साफ करते हुए अनामिका की ओर देखते हुए कहा, हमारी जिंदगी में आपकी जरूरत है। कैसे कहें कितना प्यार है। सभी खुशी से ताली बजाने लगे। अब अनामिका की बारी। आकाश ने खुश होकर कहा। अनामिका कुछ देर खामोश रही और फिर धीरे से कहने लगी, जीजू के चहेते, सासू माँ के प्यारे, आज से आपके आदित्य जी हुए हमारे। वाह वाह, मजा आ गया। अनामिका तो है ही टैलेंटेड, जीजू ने कहा। सबने अनामिका के लिए भी तालियां बजाई और उसके बाद राधा ने कहा, दोनों अंदर आ जाओ। आदित्य आने लगा तो जीजू ने रोकते कहा, अरे अनामिका को गोद में कौन उठाएगा? आदित्य ने सबके सामने अनामिका को गोद में उठाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। पहली बार उसे शर्म आ रही थी और अनामिका आदित्य को देखकर मुस्कुरा रही थी। आदित्य उसे अंदर लेकर आया। दोनों ने सबसे पहले दादू दादी के पैर छुए। दोनों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया, साथ में अनामिका को एक अच्छा तोहफा भी। उसके बाद उन्होंने राधा और राकेश के पैर छुए। राकेश ने अनामिका को शगुन दिया और राधा ने अपने हाथ में पहना। सोने का कंगन उसके हाथ में पहनाते हुए कहा, यह मेरी सास से मुझे मिला था, इस घर की परंपरा है। अनामिका मुस्कुरा दी और कहा, हम हमेशा ख्याल रखेंगे। उसके बाद दोनों नीता और आकाश के पैर छूने जैसे ही उनके पास आए, आकाश ने आदित्य को गले लगा लिया और नीता ने अनामिका को, और दोनों ने एक साथ कहा, वेलकम इन द फैमिली। उसके बाद दोनों तनु दी और जीजू के पैर छुए। उन्होंने भी आदित्य और अनामिका को खूब आशीर्वाद दिया और तोहफा भी। सब वहाँ थे, बस अवनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो राधा ने कहा, ये अवनी कहाँ है? शायद ऊपर होगी, मम्मी मैं बुला लाती हूँ, नीता ने कहा। तो राधा बोली, उसे मैं बुला लूंगी, तुम आदित्य और अनामिका को लेकर पूजा घर में चलो, अभी कुछ रस्में बाकी हैं। सभी आगे की रस्म के लिए पूजा घर के सामने आ बैठे। नीता एक बड़े से बर्तन में दूध ले आई जिसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ और कुछ पीले फूल थे। आदित्य ने देखा तो कहा, भाभी ये किस लिए? अरे यही तो शादी की सबसे इंटरेस्टिंग रस्म है। जीजू ने आदित्य की ओर से उठकर अनामिका की साइड बैठते हुए कहा, देवर जी इसमें एक अंगूठी है, वो आपको और अनामिका को ढूंढनी है। जिसने पहले ढूंढ ली वो जीत गया। नीता ने आदित्य के बगल में बैठते हुए कहा। यह सुनते ही दो टीम बन गई, एक जिसमें अनामिका, जीजू, आकाश और तनु थे, दूसरे में सिर्फ आदित्य और नीता। आदित्य ने जीजू को अनामिका की साइड देखकर कहा, सही है, पार्टी बदल ली। बॉडी अनामिका की तरफ है, बाकी दिल से तेरी तरफ हूँ, कंधे पर किस करते हुए जीजू ने कहा, तू खेल। नीता ने बर्तन में हाथ घुमाया और आदित्य अनामिका से अंगूठी ढूंढने को कहा। जैसे अनामिका ने हाथ बर्तन में डाला, पहली बार में ही अंगूठी उसके हाथ में आ गई। लेकिन आदित्य को पता चल गया और उसने अनामिका के हाथ को पकड़ लिया। आदित्य के हाथ की पकड़ मजबूत थी, इसलिए अनामिका अपना हाथ छुटा नहीं पाई। अनामिका ने जीजू की तरफ देखा तो जीजू ने आदित्य के कान के पास आकर कहा, ये इसी का यहाँ क्या कर रही है? आदित्य ने पीछे देखा, कोई नहीं था। तब तक अनामिका ने अपना हाथ छुड़ाकर अंगूठी सबके सामने रख दी। पहली बार में आदित्य जीजू की वजह से हार गया। उसने जीजू को घूरा तो जीजू दूसरी ओर देखने लगे। दूसरी बार भी अनामिका जीती तो नीता ने कहा, यह आखिरी मौका है देवर जी, अगर इस बार अनामिका जीत गई तो फिर इसकी ही हुकूमत चलेगी। डोंट वरी भाभी, जीतेंगे तो हम ही, कहते हुए आदित्य ने नीता के अंगूठी डालते ही उसे पकड़ लिया। अनामिका हार गई। आदित्य ने वो अंगूठी अनामिका की उंगली में पहनाई और ऐसे ही नोक-झोंक चलती रही। रस्म खत्म होने के बाद आदित्य और अनामिका ऊपर जाने लगे। जीजू, नीता, आकाश, तनु और बाकी सब भी उनके साथ साथ ऊपर चले आए। जैसे ही ऊपर आए सबकी आंखें खुली रह गई। ऊपर का पूरा पार्ट हार्ट से बैलून से सजा हुआ था। नीचे फर्श पर फूलों का रास्ता बनाया हुआ था। आदित्य तो बस सब देखे जा रहा था। तभी साइड से निकलकर हनी और अवनी आए और एक साथ कहा, ग्रेट वेलकम फॉर यू अनामिका एंड आदित्य।
अनामिका को जब पता चला ये सब अवनी ने किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर अवनी को गले लगाते हुए कहा, हमें लगा तुम हमसे अभी भी नाराज हो, लेकिन तुमने हमारे लिए ये सब किया। हम बहुत खुश हैं अवनी। अवनी की आंखों में भी आंसू झलक आए, लेकिन उसने साफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नाराज नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मेरी भाभी बन चुकी है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अनामिका ने खुशी से उसके हाथों को थाम लिया और कहा, हमें माफ़ कर दो अपनी। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर तुमने मुझसे किया अपना वादा निभाया। अब एक वादा और निभाना कि हमारी दोस्ती कभी खत्म ना हो। अवनी ने कहा तो अनामिका ने एक बार फिर उसे गले से लगा लिया। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हनी को वहाँ देखकर उसके पास आया और कहा, क्यों वे साले? साला नहीं जीजा, हनी ने अकड़कर कहा। आदित्य ने सुना तो हैरानी से जीजू की तरफ देखा तो जीजू ने कहा, हाँ सही बोल रहा है, मैं आपकी तरह सिलो नहीं हूँ। मैंने अपने पापा से कहा और उन्होंने आपके पापा से। मेरा और अवनी का लव क्लियर है। बहुत जल्दी मैं भी आप लोगों में शामिल हो जाऊंगा। हनी ने कहा तो जीजू ने कहा, तुझे बड़ी जल्दी है शादी की? तो हनी झेप के और दूसरी ओर देखने लगा। आदित्य उसके मासूमियत पर मुस्कुराया और उसे गले लगाते हुए कहा, वेलकम इन माय फैमिली। लेकिन अगर मेरी बहन को गलती से भी रुलाया ना तो ऐसे कौन वेलकम करता है? हनी ने मासूमियत से कहा। भरत मिलाप हो गया हो तो आगे बढ़ें, आकाश ने कहा तो सभी हंस पड़े और आदित्य के रूम की ओर बढ़े। दरवाजे पर अपनी खड़ी थी तो आदित्य ने कहा, क्या नेक दो फिर अंदर जाओ। जीजू 10 रुपए खुले हैं क्या? देकर साइड करो इसे, आदित्य ने कहा तो अपने चिढ़ते हुए कहा, देखो ना भाई क्या बोल रहे हैं। अनामिका ने अपने गले में पहनी सोने की चैन निकालकर अवनी को पहनाते हुए कहा, ये तुम्हारा नहीं। वही जीजू ने आदित्य के पर्स से नोट निकालते हुए अवनी को देकर कहा, ये भाई की तरफ से। अवनी ने आदित्य को अंगूठा दिखा दिया और अनामिका को लेकर अंदर चली गई। अनामिका के पीछे पीछे ही तनु, नीता और बाकी औरतें चली आईं। आदित्य जैसे ही जाने लगा, आकाश ने रोक लिया और कहा, तुम कहाँ? अंदर। औरतों के बीच जाओगे, शर्म नहीं है? चलो चलकर बाहर बैठो। जीजू ने कहा तो बेचारा आदित्य उनके साथ वापस नीचे चला आया। शादी की रस्में निभाते निभाते थक चुका था। नीचे कुछ देर सबके बीच बैठा फिर सोने चला गया, लेकिन जीजू और हनी ने उसे सोने नहीं दिया। दिन भर उसे परेशान करते रहे। शाम को राकेश ने रिसेप्शन रखा था। आदित्य और बाकी लोग पहले ही लॉन में जमा हो गए। आदित्य ने ब्लैक सूट पहना था, वो बहुत डेसिंग लग रहा था, लेकिन बार बार उसकी नजरें अनामिका को ही तलाश रही थी। कुछ देर बाद गोल्डन लहंगे और मैरून दुपट्टे में अनामिका अपने तनु, नीता के साथ आई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आदित्य उसे देखता ही रह गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जीजू उसके पास आए और उसका मुंह बंद करते हुए कहा, मुंह तो बंद कर लो साले साहब, आपकी ही है। आदित्य झेप गया। कुछ देर बाद दोनों स्टेज पर थे। सभी उन्हें एक एक करके शादी की मुबारकबाद देने आए। अनामिका के घर वाले भी आए। उन्हें देखकर अनामिका खुश हो गई। सबने डांस किया, साथ में खाना खाया और बहुत मस्ती की। देर रात तनु और नीता अनामिका को सबके बीच से लेकर आदित्य के कमरे के बाहर ले आई। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करो। अनामिका कमरे के अंदर आई। पूरा कमरा फूलों से और उनकी खुशबू से भरा हुआ था। अनामिका आकर बैठ गई। आदित्य अभी भी सबके साथ नीचे था। कुछ देर बाद जीजू के कहने पर वह ऊपर चला आया। जैसे उसने कमरे का दरवाजा खोला, अनामिका का दिल धड़क उठा। ऐसे तो उसने कई बार आदित्य को देखा था, लेकिन आज उसकी पलकें झुकी हुई थी। आदित्य आकर उसके सामने बैठा और कुछ देर बाद आकर कहा, अनामिका मेरी तरफ देखो ना। अनामिका ने अपनी पलकें उठाकर उसे देखा। आदित्य कुछ देर उसको देखता रहा और फिर अनामिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनामिका का दिल अब भी बहुत तेज धड़क रहा था। उसने कहा, हाँ कहिए। कैसे कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं कहिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, तीनों रात से सोए नहीं हूँ और आज दिन में भी जीजू हनी ने मुझे सोने नहीं दिया। आदित्य ने जल्दी से कहा। अनामिका मुस्कुराने लगी। वह पीछे खिसकी और उसने अपनी पीठ दीवार से लगाई और आदित्य को अपने पास आने का इशारा किया। आदित्य उसके पास आया तो अनामिका ने आदित्य को अपनी गोद में सर रखने को कहा। आदित्य ने अपना सर अनामिका की गोद में रख लिया और लेट गया। अनामिका उसके बालों को सहलाने लगी।
एक सुकून था दोनों के मन में एक दूसरे को पाकर। आदित्य को नींद आ गई। कुछ देर बाद अनामिका भी सो गई। सुबह वह जल्दी ही उठ गई, तैयार होकर नीचे आई, लेकिन राधा ने उसे आराम करने को कहा तो अनामिका जीजू और तनु के पास आकर बैठ गई। सभी बातें करने लगे। दिन भर मेहमानों से मिलना जुलना चलता रहा। ऐसे में अनामिका और आदित्य को एक दूसरे से बात करने का मौका ही नहीं मिला। शाम तक सभी मेहमान जा चुके थे। आपने अनामिका और आदित्य का बैग पैक किया और फिर दोनों सबसे मिलकर घर से निकल गए। आदित्य ने अपनी गाड़ी से जाना ठीक समझा। दोनों इंदौर से बनारस के लिए निकले। अनामिका बहुत खुश थी। आदित्य के मन में उसने ईश्वर को लेकर एक विश्वास जगाया था। जैसे ही गाड़ी बनारस के करीब पहुंची, अनामिका ने कहा, आपने यहाँ आने का मन क्यों बनाया? तुम्हें किसी से मिलवाना है? किससे? अनामिका ने हैरानी से पूछा। है बहुत खास लोग। फिर तो हम जरूर मिलेंगे। वैसे भी ये हमारी पसंदीदा जगह है। अनामिका ने आदित्य के कंधे पर सर रखते हुए कहा। गाड़ी इस बार बनारस में सीधा मुरारी के घर के सामने आकर रुकी। आदित्य और अनामिका जैसे ही अंदर आए, मुरारी का चेहरा आदित्य को देखकर खुशी से खिल उठा। वह उन दोनों के पास आया और कहा, अरे वाह वकील बाबू, इतनी जल्दी लौट आए। सब खैरियत तो है ना? शादी कर ली है, इसलिए आपसे सुखी जीवन की टिप्स लेने आया हूँ। आदित्य ने मुरारी को गले लगाते हुए कहा, बहुत बहुत मुबारक हो। यह अनामिका है मेरी पत्नी। आदित्य ने मुरारी को अनामिका का परिचय देते हुए कहा, नमस्ते अनामिका जी, कैसी हैं आप? वकील साहब ने बड़ी तारीफ की है आपकी। अनामिका ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? अरे तो बिल्कुल हमारी सारिका भाभी जैसी बात करती हैं, मुरारी ने खुश होकर कहा। वह उन्हें अंदर लेकर आया, मनु से अपने बेटे से मिलवाया। जैसे मुन्ना ने आदित्य और अनामिका के साथ देखा, कह उठा, ये पुराना पासवर्ड है का? आदित्य नीचे बैठा और उसके कान खींचते हुए कहा, नहीं बेटा, ये परमानेंट पासवर्ड है। मुरारी ने अपना सर पीट लिया। मनु अनामिका को लेकर अंदर चली गई और मुरारी आदित्य के साथ बैठकर बातें करने लगा। मुरारी से मिलने के बाद आदित्य और अनामिका शिवम सारिका से और उसके परिवार से भी मिले। सभी उन दोनों को वहां देखकर बहुत खुश हुए। शाम को मुरारी मनु के साथ आदित्य और अनामिका को लेकर घाट पर चला आया। वहां की महाआरती देखी। मनु अनामिका को लेकर नीचे सीढ़ियों पर चली गई। आदित्य और मुरारी वहीं खड़े थे तो मुरारी ने आदित्य से कहा, वकील साहब, ये लड़कियां ना बहुत भोली होती हैं। हम उनको जरा सा प्यार दे दें तो ये तो हमको वापसी में दुगना देती हैं। अनामिका का हमेशा साथ निभाना और उसे कभी ठेस मत पहुंचाना। उसकी आंखों में आंसू दिखता है, वो बहुत ही चाहती है तुमको। आदित्य ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अगले ही पल एक सजी धजी लड़की मुरारी के करीब से गुजरी। मुरारी की गर्दन भी लड़की के साथ साथ घूम गई तो आदित्य ने कहा, आप जानते हैं उन्हें? हमारी फेसबुक आईडी का पुराना पासवर्ड है। अगर वो फेसबुक का पासवर्ड है तो फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर का पासवर्ड होगा। बोलो, और भी कितने पासवर्ड हैं जो खुले घूम रहे हैं तुम्हारे? पीछे खड़ी मनु ने कहा, अरे अरे, क्या बोले जा रही हो? हम तो बस मजाक कर रहे हैं। वही बोल रहे हैं जो देख रहे हैं मिश्रा जी। आजकल मैगी छोड़कर चाउमीन जो दिल लगने लगा है आपका। घर पर मिलिए, बताते हैं, मनु ने जाते हुए कहा। तो मुरारी ने हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, काहे बिगड़ रही हो मैगी? तुम्हारे अलावा कभी किसी और को देखे हैं का? वो तो सामने से गुजरी तो नजर पड़ गई। मनु ने अपना हाथ झटका और जाते हुए कहा, ये झूठी बात है ना अपनी जनता को सुनाना विधायक जी। मनु नाम है अमरा, खटिया खड़ी कर दे के तुम्हारी। साला लोगों के पांव पर कुल्हाड़ी गिरती है, हम ससुरा कुल्हाड़ी पैर पर दे मारे हैं। अरे मैगी सुनो तो, कहते हुए मुरारी भी उसके पीछे गया। लेकिन अगले ही पल आदित्य के पास लौट आया और कहा, हम सोचे तुमसे तुम्हारा आदित्य का कहानी सुनेंगे, पर यहाँ तो हमारा वर्तमान दांव पर लगा है। पर पहले अपने फूलन देवी को मना लें, वरना हमारी खटिया के साथ साथ वो न जाने कितनों की खटिया खड़ी कर देगी। चलते हैं, हर हर महादेव, कहते हुए मुरारी वहां से चला गया। तभी वहां अनामिका आ गई। आदित्य और अनामिका दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वहां खड़े बनारस के घाट की सुंदरता को महसूस करते रहे।